सभी सम्मानित प्रदेश के बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और मेरे सामने बैठे हुए सभी साथियों, मैं आपका हृदय से वंदन और नमन करता हूं। साथियों, मैं एक्चुअली कोई नेता नहीं हूं और ना ही हमें राजनीति आती है। मैं एक साधारण सा पूर्व सैनिक हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से 2014 के बाद इस देश में एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, इस तरीके का माहौल बनाया गया है कि जिन माहौल को देख करके हम सैनिकों के मन में कुछ पीड़ा हुई, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस देश की स्थिति को बचाने के लिए हमको भी आगे आना पड़ेगा। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब तक देश की सीमाओं पर किसी दुश्मन ने अपनी गंदी नजर बढ़ाने का वो साहस किया है, तो हम वीर सैनिकों ने देश की आन बान की शान में, तिरंगे की शान में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है, लेकिन इस देश के कभी भी आज तक नहीं आनी चाहिए। साथियों, हम लोगों ने देखा कि 2014 के बाद इस देश में एक टीवी मीडिया के द्वारा, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा एक माहौल बनाया गया कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश सुरक्षित हाथों में है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या देश किसी नेता के कारण सुरक्षित हाथों में है? देश किसी मोदी जी, अमित शाह या नेता के कारण सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश अगर सुरक्षित है तो आप गरीब किसान का बेटा जो सड़क पे खड़े होकर के सीने में गोली खाता है, उसके कारण सुरक्षित है। इसलिए आप लोग इस देश के बारे में जो गलत फहमियां फैलाई जा रही है, इसको हटा दीजिए। और एक माहौल बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के नाम से इस देश को बरगलाया जा रहा है, पाकिस्तान के नाम से एक वर्ग को डराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान बहुत छोटा सा देश है। पाकिस्तान की क्या हिमाकत है हमारे देश में घुसने के लिए? उससे निपटने के लिए भारतीय सेनाओं को लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको तो खदेड़ने के लिए हम पूर्व सैनिक की काफी है, कभी भी जाकर के पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ये देश के अंदर हम सेना में थे, हमने सेना में रहते हुए देखा है कि जब सीमा पे हम लड़ाई लड़ते हैं, जब सीमा पर हम रहते हैं, तो जब हमारे जैसे जितेंद्र फौजी के सीने में गोली लगती है, तो मेरे साथ में खड़ा हुआ जो रहमान खान होता है, वो हमको कंधे में उठाकर मेरी जान को बचाने का काम करता है। और जब रहमान खान के ऊपर कोई ऐसी बात आती है, तो जितेंद्र सिंह फौजी उठाकर के उसकी जान को बचाता है, उसको खून देकर उसकी जान बचाता है। ये देश उस हिंदू मुसलमान की तहजीब का प्रतीक है जिस सेना में हम रह करके आए। लेकिन कुछ समय से इस देश में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाने की एक गहरी साजिश चली जा रही है, देश को बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब हम फौजियों ने यह ठाना कि हमें भी आगे आकर के राजनीतिक लोगों के साथ सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए और इस देश को बचाना चाहिए। जिस तरीके से हमने सरहदों को बचाया था, उसी तरीके से हमें अंदरूनी देश को बचाना पड़ेगा। साथियों, जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया गया पिछले कुछ सालों में, एक साल के साथ किसान अपनी मांगों को लेकर, इस देश का अन्नदाता जो देश को बनाने वाला है, वो अपनी मांगों को लेकर के अगर देश की राजधानी पर बैठ जाता है, तो उसको अपने ही देश में गैरों की तरह उसको लाठियों से मारा जाता है और देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया जाता है। तब हम सैनिकों को दर्द होता है कि सैनिक किसी उद्योगपति अंबानी अडानी का बेटा नहीं होता है, और जो फौजी सरहदों के सेवा करता है वो किसान का बेटा होता है। जब मेरे माँ बाप के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया जाएगा, तो हम लोग आगे आएंगे। साथियों, उस अपमान का बदला लेने का समय आ गया है। उस अपमान का बदला अगर कोई लेने का समय है, तो वो ये समय है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे पास एक ऐसा हथियार दिया है, वो वोट का हथियार है। जो अंबानी के वोट की कीमत है, वो एक दलित और एक गरीब, एक मजदूर के वोट की कीमत है। अपनी वोट की कीमत को पहचानो। क्या आप लोग किसानों के और जवानों के अपमान का बदला लोगे? तो आप लोगों को किसानों का बदला लेना है। और रही बात सैनिकों के सम्मान करने की बात,
तो सैनिकों का सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो समाजवादियों ने किया है। यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जानते होंगे कि पहले जब कोई सैनिक शहीद होता था तो उसकी वर्दी और टोपी आया करती थी। माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बनते हैं तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि जब भी गरीब किसान का बेटा सरहद पर शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर का सम्मान उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। आज जब मेरे जैसा एक सैनिक अपने घर से, अपनी मां से, अपनी बहन से विदा लेकर के सरहद पर रक्षा करने के लिए जाता है तो इस विश्वास के साथ जाता है कि हे मेरी बहन, हे माताजी, मैं देश की सरहद पर रक्षा करने जा रहा हूं और मैं इस घर की दहलीज पर जरूर आऊंगा। अगर जिंदा आ सका जिंदा, वरना तिरंगे में लिपट करके आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। अगर ये सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो वो समाजवादियों ने किया है। इस देश के अंदर कुछ लोग आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। किस चीज का? राष्ट्रभक्ति का, कि आप राष्ट्रभक्त हैं या आप नहीं है। आप कौन होते हो इस देश को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले? और वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिन्होंने 99 के कारगिल युद्ध के बाद में ताबूत का घोटाला सुना होगा, जो सैनिकों के कफन तक खा गए, वो आज यहां पर देशभक्ति का सबूत बांट रहे हैं। साथियों, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान जो शहीद हो जाते हैं, उनको अभी आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। उनकी पेंशन बंद कर दी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो लोग आज यहां पर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपको मैं एक दो घटनाएं याद दिलाना चाहता हूं। इस उत्तर प्रदेश की पुलवामा हमले में शहीद हुए एक हवलदार रावत जी थे। वो आगरा के रहने वाले थे। उनकी पत्नी अपनी कुछ मांगों को लेकर के पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मिलने के लिए जाती है तो उनके बेटे और उनको पकड़ के पुलिस इस तरीके से व्यवहार करती है और जाकर थाने में बंद कर देती है जैसे वो इस अपराधी हो। क्या शहीद होना, क्या उसकी शहीद की पत्नी के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो कौन अपने बेटे को सरहद पर भेजेगा? लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस शहीद की पत्नी से इतने डर गए कि उसको जाकर के थाने में बिठा देते। जैसे ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात का पता चलता है, वो मैसेज देकर के उनको अपने पास बुलवाते, उनकी पूरी समस्या को सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने डीएम से भी बात की और कहा कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी आपकी पूरी मांगों को पूरा करूंगा और इस प्रदेश के अंदर जितने भी शहीदों की विधवाएं हैं, उनके परिजन है, उनकी सबकी मांगों को पूरा करूंगा और उसको वहां पर वापिस करते। एक और मैं मामला लाना चाहता हूं। जनपद जालौन के अंदर धर्मपाल लोधी जी शहीद होते हैं लेह लद्दाख में। उनकी पहली पुण्यतिथि पर जब उनको जाकर के उनके परिवार के लोग वहां शहीद स्मारक बनाने के लिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन शहीद की पत्नी और उनके परिवार पर बलवा कराने के नाम पर दंगा का मुकदमा लिख करके उनको बंद कर देता और शहीद का स्मारक नहीं बनने देते हैं। तो इस तरीके का काम करने वाले आज यहां पर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। साथियों, मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में 71 में जो युद्ध हुआ था, उनकी याद में एक अमर जवान ज्योति जलाई जाती थी और उस अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया और तर्क क्या दिया गया कि वहां से शिफ्ट कर दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं माननीय मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं, यदि आपको सैनिकों के सम्मान का ख्याल था, उस ज्योति की जगह आप वहां पर दूसरी ज्योति का, मैं तो कहता हूं आपको हर एक प्रदेश में एक अमर जवान ज्योति जला देनी चाहिए थी ताकि सैनिकों की याद हमेशा लहलाती रहे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने अपने पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं से कहा कि अमर जवान ज्योति को जलाने के लिए 26 जनवरी को एक दिया जलाएं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सम्मान अगर किसी ने किया है तो शहीदों को सही सम्मान किया तो इन्होंने किया है। वो क्यों किया? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हैं। उनकी पत्नी भी एक कर्नल की बेटी है और उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे। इसलिए सैनिकों का अगर दर्द, सैनिकों का अगर सम्मान कोई करता है तो वो माननीय अखिलेश यादव है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण करने के बाद अपने प्रमुख सचिव को एक निर्देश दिया था कि इस देश के प्रदेश के अंदर जो भी सैनिक है, कोई भी पुलिस या डीएम का अधिकारी सबसे पहले उन सैनिकों के साथ अदब से पेश आएगा और उनकी जो भी समस्याएं होगी प्राथमिकता से उनको सुना जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई पूर्व सैनिक या वो वीर नारी है तो उसको 200 गज प्लाट
उस पर कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, उस पर फ्री किया जाएगा। और इस तरीके के अगर ऐतिहासिक काम करने का किसी ने काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। मैं आपसे एक दो अपील करना चाहता हूं कि आपका एक वोट आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है। अगर आप एक वोट सही जगह पर दबा देते हैं तो आपको पूरे प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है। आपका एक वोट 1500 रुपए उन गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिलवा सकता है। आपका एक वोट उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करा सकता है। आपका एक वोट तमाम ऐसे लोग हैं, खिलाड़ी हैं जिन्हें यश भारती पुरस्कार दिला सकता है। आपका एक वोट नौजवानों को, लाखों नौजवानों को लैपटॉप दिला सकता है। आपका एक वोट 15 दिन के अंदर गन्नों के किसानों का भुगतान करा सकता है। आपका एक वोट उन किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है उनका अत्याचार का बदला ले सकता है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको उस मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होना है जो सैनिकों और किसानों का सम्मान करता है, या उस नेता के साथ खड़ा करना है जो सैनिक की विधवाओं को पकड़ के जेल में डालने का काम करता है। ये फर्क साफ है, ये करना आपको है, समझना आपको है। आने वाले समय में जो आपके जिस भी क्षेत्र में जहां भी वोट होता है, अगर आप सैनिकों का, किसानों का, नौजवानों का, अल्पसंख्यकों के बारे में सोचते हो, उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो उस दिन वोट की चोट दे करके साइकिल का बटन इतनी जोर से दबा देना ताकि वहां पर साइकिल का प्रत्याशी इतनी जोर से जीत जाए जो आपकी आवाज बनकर के विधानसभा में बैठने का काम करे। साथियों, मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में लगभग 25 से 26 सैनिकों की जो शहीद हुए उनकी सूची मेरे पास है। मैं उस सूची में से एक दो नाम पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिनको शहीद सम्मान की राशि मिलनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं मिली है। एक नायक नेक सिंह जी है जो 8 जनवरी 2008 को मथुरा के रहने वाले जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाक फायरिंग में शहीद हुए थे, लेकिन उनकी विधवा श्रीमती शीला देवी को आज तक बैटल कैजुअल्टी होने के बावजूद कोई भी सरकारी सहायता या उनको कोई भी मदद नहीं मिली। इस तरीके से मैं और एक बताना चाहता हूं, सिपाही रोहतास कुमार जी हैं, ये भी 25 मार्च 2018 को शहीद हुए थे। इनको भी कोई भी आज तक कोई सम्मान राशि नहीं मिली। ऐसे ही लगभग 25 से 30 जो हमारी जानकारी में है। और ये लोग बातें करते हैं कि सम्मान करने की, सैनिकों की, राष्ट्रभक्ति की। ये वो राष्ट्रभक्त लोग हैं जो सैनिकों की और किसानों की छाती पे चल करके हमारे आप को दबाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है और वहां उनका बाप जो एक देश का रक्षा राज्य मंत्री है और वो जाकर के गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद उसको छुपाए बैठे हुए हैं। अगर आप में नैतिकता होती, अगर आप देश के किसानों और जवानों नौजवानों के बारे में सोचते होते, अगर किसानों के हकदार होते तो आप उसको तत्काल बर्खास्त करके जेल में डालते। और मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं आने के बाद में मैं भी किसानी कर रहा हूं, सेना से आने के बाद मैं भी किसानी कर रहा हूं, यहां पर भी कई किसान बैठे हुए, जिस तरीके से अन्य जानवरों से हमारी फसलों को चरा जाता है, जिस तरीके से अन्य जानवर हमारे फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है। लेकिन एक नेता ऐसा भी है इस देश के अंदर जो नेता के ऊपर पूरे देश के युवा, नौजवान सभी निगाहें लगा करके बैठे हुए हैं। वो नेता और कोई नहीं है, वो नेता है माननीय अखिलेश यादव, जिसकी युवा सोच, जिसकी दूरदर्शी सोच ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा एक्सप्रेस बनाया जो एक नजीर साबित हुआ कि आपातकाल की स्थिति में, जब देश में कोई आपातकाल आ जाए, युद्ध की स्थिति बन जाए, तो वहां पर फाइटर प्लेन भी उतार करके दिखा दिया, हरकुलस जैसा बड़ा जहाज उतार कर दिखा दिया। इसको कहते हैं पढ़ा लिखा और युवा सोच वाला। इसलिए अगर आपको इस प्रदेश के अंदर ऐसे नजीर वाले कई एक्सप्रेस वे चाहिए, आपको इसी तरीके की अच्छी सुविधाओं से लैस मेट्रो ट्रेन चाहिए, तो आप लोग आने वाले चुनाव सिर्फ और सिर्फ साइकिल को वोट देना, सिर्फ और सिर्फ साइकिल को वोट दे करके मेरी आप लोगों से विनती है, मेरी अपील है, अगर आप सैनिक का सम्मान करते हो, मेरी बातों में अगर सच्चाई दिखाई देती है, तो 2022 के चुनाव में वोट की चोट देकर के इस अहंकारी घमंडी जो सैनिकों और किसानों के अपमान करने वाली सरकार है, इसको हटाने का काम करेंगे। बताइए, करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवादी।